हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था इसका फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मार्केटिंग। हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ा है कि मार्केटिंग क्या होती है, उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन को अच्छे से समझा था। ठीक है, देन हमने उसका स्कोप पढ़ा एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है वो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट से। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट है क्या है एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग। ठीक है ना, किसी भी कंपनी की कैसी सराउंडिंग है, कौन से फैक्टर उस कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं अपना वर्क करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंपनीज अबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड सर्व इट्स कस्टमर्स। ठीक है ना, क्या है? कम्बिनेशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे नीचे। ठीक है ना, देन क्या है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का कम्बिनेशन है जो कि कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है कि वो कैसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेगी एंड उन्हें सर्व करेगी सो दैट कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। ठीक है ना, अब क्या है कि किसी भी बिजनेस को, ठीक है ना, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? वो है इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जिनको क्या है कि कंपनी के अंडर कंट्रोल होते हैं ये फैक्टर्स। एग्जांपल देखी जाए तो पर्सोनल एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ आ गई। ठीक है ना, पर्सोनल कैसे है कि अगर तो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है तो क्या है कि कंपनी खुद से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है सो दैट क्या है कि वो उनके प्रोडक्ट को अच्छे से बना सकें। ठीक है, देन आ गया फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ में कैसे हो गया कि अगर है कि कंपनी का कोई इक्विपमेंट है जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा तो क्या है कि कंपनी ही अपने उस इक्विपमेंट को रिप्लेस करके न्यू लेके आएगी सो दैट कि उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी बनी रहे। ठीक है ना, ये फैक्टर्स जो हैं कंपनी के अंडर कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है ना, जैसे कि किसी भी कंट्री की, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेट जो है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण क्या है कि जो कस्टमर्स हैं और पब्लिक है उनकी इनकम भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सो क्या है कि वहाँ पे वो पुअर लेवल पे होंगे, जिसके कारण क्या है कि वो किसी भी चीज़ को लेने के लिए सोचेंगे पहले कि हाँ मेरी इनकम इतनी है कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर पाऊँ। ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि ये इकोनॉमिक स्टेट जो है किसी भी कंट्री की वो अफेक्ट करेगी किसी भी बिजनेस को। ठीक है ना, देन हो गया कि हाँ सोशल कल्चर फैक्टर्स कैसे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, उनका कल्चर कैसा है, ये सारा कुछ आ गया। ठीक है ना, देन गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर्स आ गए कि गवर्नमेंट कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है कि टैक्स इम्प्लाई करती है, जिसके कारण क्या है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, चाहे वो प्रोडक्ट जो है लो प्राइस्ड का हो, बट क्या है कि वो टैक्स के कारण हाई प्राइस का हो जाएगा, जिसके जिसको क्या है कि कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, उसे ये फॉलो करना ही पड़ेगा, टैक्स जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है ना, ऐसे फैक्टर्स आ गए। अब क्या है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट होता है एंड मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है इंटरनल फैक्टर्स के लाइक ही है जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, बट की है जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट की, जिसमें क्या कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होंगे? सप्लायर, कस्टमर कैसा है, कंपटीटर कैसे हैं, देन मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज कैसे हैं, उसकी पब्लिक कैसी है। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे सप्लायर्स। ठीक है, सप्लायर सप्लायर कौन है? जो कि प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करेगा टू द मैन्युफैक्चरर। इट इंक्लूड्स एनीवन हु सप्लाई द मटेरियल टू द कंपनी
so that the company must identify the appropriate supplier and work with more than one supplier in order to avoid any emergency which may hamper the company's production. ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना, वो सप्लायर होगा. सो हमें क्या है कि सप्लायर को जो जब भी चूज़ करना है हमने, तो हम बहुत ध्यान से करेंगे सो दैट कि वो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो क्वालिटी रॉ मटेरियल है, क्या वो कंप्लायंस कर रहा है विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला ही बने. ठीक है ना. अब जो सप्लायर है, हमें एक सप्लायर पे डिपेंड नहीं रहना है. ठीक है. क्यों? क्योंकि हो सकता है इन एमरजेंसी कंडीशन वो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड कर पाए, जिसके कारण क्या है कि आपकी प्रोडक्शन भी हैम्पर हो सकती है, उसमें भी रुकावट आ सकती है. सो इसलिए कहा गया है कि एक से ज़्यादा सप्लायर पर डिपेंड होना चाहिए किसी भी कंपनी को, सो दैट एक एक में एमरजेंसी आ गई तो सो दूसरा अवेलेबल हो आपको वो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट आ गया कस्टमर्स. ठीक है. वन ऑफ द कंपनीज मेन एम टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स and sustain older customer. Monitoring the customers is one of the crucial aspect to maintain and uplift any business. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है कि मेन एम. ओके, मार्केटिंग का क्या एम है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. ठीक है ना. सो कस्टमर्स इज द मेन, इज द किंग इन द मार्केट. ठीक है ना. सो क्या है कि मेन एम क्या होगा किसी भी कंपनी का कि न्यू कस्टमर्स बनते रहें उनके, एंड जो ओल्डर हैं उन्हें सस्टेन करके रखा जाए, मतलब कि उस प्रोडक्ट को लेकर वो सस्टेन्ड रहें, कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करते रहें वो. ठीक है ना. सो दैट क्या है कि उनकी जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ेंगे और उनकी क्वालिटी जो है वो प्रीमियम रहेगी. ठीक है ना. सो क्या है कि कस्टमर्स को मॉनिटर करना कि कैसे वो उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, कौन सी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके कारण क्या है कि आप अगर उनको मॉनिटर करोगे तो सो दैट आपको पता लगेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट क्या है कि वो आप अपने प्रोडक्ट में भी वैसा चेंज लेके आओ सो दैट कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके. ठीक है ना. अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कंपटीटर्स. ठीक है ना. कंपटीटर्स क्या हैं? अब देखो कि हाँ, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही है, बिजनेस को इंक्रीज़ कर रही है, जिसके कारण क्या है कि कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो रहा है. सो क्या है कि हमारे कंपटीटर्स पे भी हमने एक क्लोज वॉच रखना होता है, उनको भी ध्यान से देखना है कि वो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे उनकी प्रोडक्शन चल रही है. ठीक है ना. ये सब कुछ हमने देखना है. यहाँ पे लिखा है क्लोज वॉच इज रिक्वायर्ड ऑन कंपटीटर फॉर प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ठीक है ना. आप कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करोगे, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, कंपटीटर की स्ट्रेटजी कैसी है. ठीक है. दोनों ऐसे नहीं हो कि हाँ दोनों की सेम स्ट्रेटजी हो एंड दोनों ही कोलाइड करें. ठीक है ना. आपको ध्यान में रखना है कि कंपटीटर की स्ट्रेटजी कैसी है और आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, सो दैट आप उससे बढ़िया परफॉर्म कर सको मार्केट में. ठीक है. आगे है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज. इंटरमीडिएरीज कौन है? होल सेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, जॉबर्स हो गए, ये मार्केटर इंटरमीडिएरीज हो गए, जो क्या है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द कंपनी फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग टू द एंड कस्टमर. ठीक है ना. क्या है कि प्रमोट करेंगे, कैसे करेंगे कि हाँ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स में हेल्प की. ठीक है ना. उनकी शॉप में कोई आया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट भी आया है. ठीक है ना. वे प्रमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं. आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं. सेम चीज़ है कि मैन्युफैक्चरर से होल सेलर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, होल सेलर से रिटेलर के पास भी गया. ठीक है. देन रिटेलर टू एंड कस्टमर भी जाएगा, वो क्या है, सेलिंग होगी. ठीक है ना. इट ऑल्सो प्लेज अ डिसेसिव रोल इन ओवरऑल बिजनेस एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. क्या है कि वो सेल करेंगे तो क्या है कि कंपनी को भी रेवेन्यू प्रोवाइड होगा, तो उन्हें भी प्रॉफिट होगा. ठीक है ना. सो अब ये भी कहा गया है कि अगर सप्लायर्स एक से ज़्यादा होने चाहिए तो ये इंटरमीडियरीज जो हैं वो भी एक से ज़्यादा ही होने चाहिए. हमें एक पे डिपेंड रहेंगे तो हमारी जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी लेवल पे नहीं जाएगी. सो दैट कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को इन्हांस करने के लिए हमें
मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज को भी एक से ज़्यादा चूज़ करने होंगे। ठीक है, आगे आगे पब्लिक। ठीक है, अब पब्लिक कौन है? जो कि हमारे किसी भी कंपनी की जो इंटरेस्ट है या एबिलिटी है कि वो अपने टारगेट को अचीव करे, उसको क्या है कि वो पॉजिटिवली पब्लिक अफेक्ट भी कर सकती है और नेगेटिवली अफेक्ट भी कर सकती है। हो सकता है कि पब्लिक के माइंड में, देखो अभी क्या है कि पब्लिक के माइंड में हो सकता है कि आपकी कंपनी का अच्छा जो है माइंड सेटअप हो और अच्छी इमेज बनी हुई है, जिसके कारण क्या है कि वो सबको प्रमोट करेंगे कि नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ये लेके देखिए, मैंने भी यूज़ किया, आप भी यूज़ करके देखो। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है ना, बट अगर किसी के माइंड में आपके जो कंपनी के जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए बैड इम्पैक्ट या बैड इमेज बन गई, जिसके कारण वो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, सो दैट कि पब्लिक इफ़ेक्ट करती है किसी भी बिजनेस को। ठीक है ना, हो सकता है कि वो आपको सक्सेस पे ले जाए और हो सकता है कि आपको वो फेलियर पे भी लेके जा सकती है। ठीक है, अब आ गया आपका सेकेंड पॉइंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, जो कि है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है ना, जो कि है कि किसी के लिए क्या है कि वरदान भी हो सकता है और किसी के लिए वो श्राप भी बन सकता है। ठीक है ना, इट इज़ अ मोर अनकंट्रोलेबल फैक्टर विच मे बी बोन और थ्रेट फॉर द कंपनी। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है कि हाँ, वो आपको इंक्रीजिंग लेवल पे भी लेके जा सकती है और डिक्रीजिंग लेवल पे भी लेके जा सकते हैं ये फैक्टर्स। इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है ना, देन पॉलिटिकल ग्रोथ कैसी है, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कैसा है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कैसा है, नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, देन फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है आपका। ठीक है ना, अब इन इकोनॉमिकल फैक्ट इन्वायरमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं किसी भी कंट्री की, ठीक है, वो अफेक्ट करती हैं आपके बिजनेस को। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम आर मोर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, ये इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वो क्या है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके बिजनेस की इन्वायरमेंट कैसा होगा उसको अफेक्ट करेंगी। Country with increasing economy is the best place for any growth, business growth. ओके, अब क्या है कि जो भी कंट्री जिसकी इकोनॉमी जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, वो अपने क्या है कि पब्लिक को जो है इनकम भी बेटर प्रोवाइड करेगी। सो वो जो पब्लिक है वो अपनी इनकम सेल बाइंग में भी स्पेंड करेगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है एज द पर्सन इनकम इंक्रीजेज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, खुद ब खुद अगर पैसा ज़्यादा होगा तो ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ेंगी, सो क्या है कि बाइंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि कंपनीज़ को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट की बात की जाए, यहाँ पे क्या है, इट हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। एवरी कंट्री विशेज टू प्रोटेक्ट दैट द स्टेइंग पॉपुलेशन बाय इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, किसी भी कंट्री की, वो क्या चाहेगी कि उनकी पॉपुलेशन को जो भी प्रोडक्ट मिले वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। ठीक है ना, ये तो इंश्योर करेगी ही करेगी। ठीक है ना, सो क्या है कि जिसके कारण क्या है कि वो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर देती हैं, जिसके कारण क्या है कि वो किसी भी कंपनी को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, सो दैट कि वो उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है ना, बट इसमें ये भी होगा कि हाँ, गवर्नमेंट जो है हमें टैक्स भी प्रोवाइड कर रही है ना, जिसके कारण क्या है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो क्या है कि हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता था कि लो हो, बट क्या है कि जैसे टैक्सेस के कारण हमें प्राइस हाई करना पड़ जाए, जिसके कारण बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट आ गया। ठीक है ना, while starting any business, one should always focus on the appropriate policies based on customs, traditions, taboos, taste, preferences, etc. ठीक है ना, अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है हमने, ठीक है ना, हमें पहले देखना होगा कि वहाँ पे कैसा ट्रेडिशन है। मान लो कि हमने वेस्ट बंगाल में
पंजाबी फूड का बिजनेस खोलिए, वहाँ पे नहीं चलेगा। वहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न फूड होगा, ठीक है ना। जैसे हमने बंगाली स्वीट्स का वहाँ पे खोल लिया बिजनेस, तो क्या होगा कि वो हमें प्रोवाइड करेगा बेटर रिजल्ट्स, ना कि जो पंजाबी फूड है और जो महाराष्ट्र फूड है उनको, वो उनकी जो ग्रोथ है उन्हें डिक्लाइन लेवल पे लेके जा सकता है। सो क्या है कि हमें उनके कैसे ट्रेडिशंस हैं, वहाँ पे कैसे टेस्ट जो है प्रेफर किए जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ गया डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या है कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि हमें हमारी जो पब्लिक है वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कैसा एजुकेशन लेवल है, क्या जो पीपल है वहाँ के और पब्लिक है कि एजुकेटेड है वहाँ पे कि नहीं है, कैसा सेक्स है, ठीक है ना, मेल है फीमेल है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, अगर हमने हमारा बिजनेस बढ़ाना है तो, ठीक है ना। कौन सी एज के हैं, कैसा ग्रोथ रेट है वहाँ पे, पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखी जाए, अभी क्या लिखा है, मार्केटिंग ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स इन कंट्री like India will always lead to good business, whereas marketing of such products in country like US where birth rate is low will not earn good profit, ठीक है ना। अब क्या है कि डेमोग्राफिक में क्या होगा, अगर देखा जाए कि हमने बेबी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, उसका बिजनेस करना है, ठीक है ना, अगर तो हम यूएस में करेंगे जहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बेबीज़ बहुत कम हैं। अगर एज कंपैरिजन देखा जाए कि इंडिया जिसका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे बेबीज़ का जो नंबर है वो भी ज़्यादा होगा, सो दैट आपका प्रॉफिट भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, बिजनेस भी ग्रो करेगा, ठीक है ना। अब नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे कैसी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उसका वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। अगर देखो कि आप ना चले जाओ कोल्ड एरियाज़ में, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे अगर जाओ और आप समर क्लोथ्स की जाके बिजनेस करना चाहो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि मोस्टली वहाँ पे कोल्ड वेदर रहता है, तो समर के क्लोथ्स जो है आपको ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर सकते एज़ कंपेयर टू अगर हम उन समर क्लोथ्स का बिजनेस हॉट क्लाइमेट एरियाज़ में करें, ठीक है ना। यहाँ पे भी अभी जो है एग्जांपल प्रोवाइडेड है कि जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी, अगर हम इंडस्ट्रीज़ को उसके नज़दीक ही बनाएं तो क्या होगा कि हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रॉ मटेरियल्स को हमें कम खर्च होगा, ठीक है ना, जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा उस जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन थी उससे, ठीक है। अब आ गया फिज़िकल फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है ना, क्या वहाँ पे फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं भी। ये जैसे यहाँ पे ना एग्जांपल लिखी हुई है, टेलीविज़न सेल्स डिपेंड ऑन कवरेज ऑफ टेलीकास्टिंग, ठीक है ना। अब क्या है कि कहीं किसी ने भी टेलीविज़न की शॉप खोल ली, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पे टेलीविज़न वगैरह है, ठीक है, बट उस एरिया में टेलीकास्टिंग तो है ही नहीं, टेलीकास्टिंग नहीं होगी तो टीवी खरीद के कोई क्या ही करेगा, ठीक है ना। सो वहाँ वहाँ इस एरिया में आपको अगर बिजनेस करना है तो वहाँ पे टेलीकास्टिंग होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है इंडस्ट्री एंड competitive एनालिसिस। इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ firms producing a similar product or services such as fitness drink, electronic games, ओके। इंडस्ट्री क्या है, पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फिर्म हो सकती है, जो क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करे, ठीक है ना। हो सकता है इंडस्ट्री जो है फिटनेस ड्रिंक्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो जहाँ पे मेडिसिन बन रही हैं, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। सो क्या है कि इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द फर्म ऑपरेट्स इस बिजनेस। सो अब इंडस्ट्री को चलाना है, ठीक है ना, सो हमें क्या है कि इंडस्ट्री को भी एनालाइज करना होगा कि कैसे वो इंडस्ट्री जो है ऑपरेट करेगी अपना बिजनेस किसी भी फर्म में, ठीक है। एवरी बिजनेस शुड परफॉर्म एनालिसिस ऑफ
strength, weakness, opportunities and threats in the market, that is known as SWOT analysis. ठीक है ना। अब इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट की, इंडस्ट्री की स्वॉट एनालिसिस मीन्स SWOT, दैट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इस एनालिसिस को करने के लिए प्रोवाइड है माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। ठीक है। इस मॉडल को यूज़ करके हम क्या है कि स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री की। ठीक है ना, कि वहाँ का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट कैसा है, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे। ठीक है ना। अब ये 5 फोर्सेस मॉडल जो है, इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है ना। क्या है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ठीक है ना, कि कोई न्यू एंट्रेंट और न्यू प्रोडक्ट ना आ जाए। ठीक है। देन क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जो है सप्लायर अपनी बार्गेनिंग पावर है उनके पास भी है और बायर के पास भी है। सप्लायर के पास तो है ही है, बायर के पास भी है। ठीक है ना। सो दैट कि नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट है उन्हें। ठीक है ना, कि कोई सिमिलर प्रोडक्ट आके उनके प्रोडक्ट के साथ compete ना करे। देन राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फिल्म्स, क्या कंपटीशन है एग्जिस्टिंग फिल्म्स में। नाउ इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, any company having product in the market have threat of potential competitors by launching a new product which will take away the market share। ठीक है। कोई भी कंपनी है देखो, ठीक है ना, उसको डर होगा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट से अच्छा अगर कोई प्रोडक्ट आ गया तो क्या है कि वो उसकी प्लेस ले लेगा, जिसके कारण उसका सारा जो भी प्रॉफिट है, मार्केट शेयर है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट सारा उसका मार्केट शेयर ले जाएगा। ठीक है, सबको ये डर होता है। ठीक है ना। सो क्या है कि एग्जिस्टिंग फिर्म्स डिप्रेस पॉसिबल कंपिटिटर्स फ्रॉम इनफ्लोइंग इनटू द मार्केट बाय क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री। सो अब क्या है कि वो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है जिनका प्रोडक्ट अभी मार्केट में है, वो क्या करेंगी, वो कोशिश करेंगे कि आप अब हम अपने न्यू जो कंपिटिटर आ रहा है या आएगा उसे हम डिप्रेस कर पाएँ, सो दैट कि वो हमारी प्लेस ना ले ले। ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि वो वेरियस बैरियर्स फॉर्म करते हैं। कैसे बैरियर्स फॉर्म करेंगे, सो दैट क्या है कि वो हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस ना कर दें, हमारी पोजीशन मार्केट से ना ले लें। ठीक है ना। दीज आर सम मेजर्स टेकन बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज दैट आर वेरी कॉस्टली फॉर new competitors to adopt, or sometimes they increase the price of the product and enjoy higher profit in case of premium products। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वेरियस जो है उनके द्वारा मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिनके कारण क्या है कि न्यू कंपिटिटर्स के लिए एकदम से वैसा प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट, वो भी बनाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और कंपिटिटर्स क्या है कि इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना। और अगर वो प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा कि वो हायर प्रॉफिट इंजॉय करेंगे। अगर बट ये भी उन केस में अप्लाई होगा जब उनका प्रोडक्ट जो है प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है ना। बार्गेनिंग पावर क्या है कि अभी मान लो कि इंडस्ट्री जो है और कंपनी है जो एक ही सप्लायर पे डिपेंड है, तो क्या है कि वो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो है बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। बार्गेनिंग पावर का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हाँ वो एक डिसाइडेड प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा है, बट अगर उसे पता है कि वो ओनली मेरे पे ही डिपेंड है, तो क्या है कि वो जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि कंपनी को भी लॉस हो सकता है, क्योंकि उसका प्राइस जो है, रॉ मटेरियल का प्राइस ही इंक्रीज लेवल पे है। ठीक है ना। अब any industry has to obtain the raw material from suppliers. If any company is more dependent on any supplier, then supplier increase their bargaining power। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि अगर एक ही सप्लायर पे डिपेंड है तो उसकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो द कंपनी मस्ट नॉट रिलाई ऑन सिंगल सप्लायर। सो क्या है कि कंपनी को ओनली सिंगल सप्लायर पे ही डिपेंड नहीं रहना है। अगर उसके पास सेम रॉ मटेरियल के दो से ज़्यादा सप्लायर होंगे तो क्या है कि एक सप्लायर अगर हाई प्राइस
प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो आप सेकंड के पास जा सकते हो, एज अ सब्सिट्यूट सेकंड सप्लायर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, जिसके कारण आपको भी लॉस कम होगा और उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ अगर वो मेरे से नहीं लेगा तो वो दूसरे से जाके ले लेगा, सो वो नॉमिनल प्राइस रखते हैं अपने भी रॉ मटेरियल का, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, sorry buyer, bargaining power of buyer. Product reaches to the end customer through various intermediaries such as dealers, wholesaler, retailers. In case supplier rely on more on buyers, their bargaining power decrease and vice versa. सेम अगर वो सिंगल बायर पे ही डिपेंड रहेगा, जैसे क्या है कि बायर कौन है अब यहाँ पे, ठीक है ना, अगर क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को प्रोवाइड करवा रहा है तो होलसेलर वहाँ पे बायर होगा, ठीक है ना। अगर तो एक ही होलसेलर पे डिपेंड रहेगा वो, तो क्या है कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उन्हें पता है कि ये किसी और को नहीं बेचेगा, मुझे ही बेचेगा, तो क्या है कि वो उसे कम रेट में लेगा, बट क्या है कि वो आगे वाले को हाई रेट पे बेचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि फिर इंडस्ट्री को जो है लॉस होगा, बट होलसेलर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सो इसीलिए कहा गया है जो सप्लायर है, अब सप्लायर कौन है, इंडस्ट्री वाले, ठीक है ना, इंडस्ट्री वालों को एक से ज़्यादा बायर्स के पे ऊपर डिपेंड रहना होगा, ठीक है। सो बार्गेनिंग पावर जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी खुद। अब है फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। मोस्टली जो है फार्मा कंपनी जो है, ठीक है ना, वो सफ़र करती है इस पॉइंट से, ठीक है ना। क्या है कि मोस्टली क्या है कि मोस्टली सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो सिमिलर होते हैं, बट कंपनी अलग 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 कंपनी अलग अलग कंपनी से उस सॉल्ट को बेचती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम है, बट ओनली कंपनी नेम डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम है, जिसके कारण क्या है कि वो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हो गया किसी भी कस्टमर के लिए, ठीक है ना। अगर तो एक पीसीएम मतलब सिप्ला की मान लो, ठीक है ना, सिप्ला की पीसीएम है, ठीक है ना, तो क्या है कि उनके पास किसी और कंपनी की पीसीएम भी प्रोवाइडेड होगी। अगर सिप्ला वाले पीसीएम को हाई रेट्स पे जो है बाई सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो और कंपनीज़ की पीसीएम को देखें, क्योंकि उनका इफ़ेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। बट क्या है कि वो मोस्टली क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट के ऊपर कंपेयर करते हैं किसी भी सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। मोस्टली फार्मा सेक्टर सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सेम प्रोडक्ट बाय मैनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। सॉल्ट सेम है बट डिफरेंट नेम ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग वो सेम प्रोडक्ट जो है वो मैनी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है वो सेल किया जा रहा है, ठीक है ना। अ फैक्टर दैट गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन इंक्लूड कॉस्ट एंड क्वालिटी। अब कंपटीशन कहाँ पे है, वो प्रोडक्ट तो सेम है बट कंपटीशन कहाँ पे है, क्या वो कस्टमर जो है उनको उस प्रोडक्ट को कॉस्ट एंड क्वालिटी के बेसिस पे वो ख़रीद रहा है, ठीक है ना, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और कॉस्ट भी कम हो। सो क्या है इन टाइम के इस पॉइंट के कारण क्या है कि उनको मार्केट वालों को, ठीक है ना, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनको क्या है कि कॉस्ट कंपेयर करने के कारण क्या है कि उनको अपने प्रोडक्ट का की कॉस्ट को कम करना पड़ता है, सो दैट कि वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट कस्टमर कंपेयर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इफ़ दे हैव ऑप्शन, and in that case it increase pressure on any manufacturer to reduce the price, ठीक है ना। वो क्या है कि कॉस्ट को कंपेयर कर रहा है कस्टमर, जिसके कारण क्या है कि अगर उसके पास कोई और सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रोडक्ट है, सो क्या है कि वो उसके ऊपर जा सकता है अगर उसको एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज्ड लग रहा है। सो क्या है कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कि हाँ वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करे, सो दैट क्या है कि वो भी कंपटीशन में रह सकें, ठीक है ना। एंड फिफ्थ पॉइंट आ गया राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फिल्म्स। इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फिल्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनमें कैसा कंपटीशन है, ठीक है ना। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी इंडस्ट्री इज कंपटीशन विद द अदर इस्टेब्लिश इंडस्ट्री, ठीक है ना। जैसे सेम इंडस्ट्रीज़ हैं
ठीक है, सेम प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं एंड सेम कंपटीशन में हैं और उनका ऑब्जेक्टिव एम सेम है। सो क्या है कि उन्हें क्या है कि देखना पड़ेगा कि कैसा हमारा कंपटीटर चल रहा है, ठीक है। उनको अगर क्या है कि उनके प्रोडक्ट का, कंपटीटर के प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो उन्हें भी कम करना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया इंडस्ट्री में हम कैसे एनालाइज करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें हमारी है कंपटीटर एनालिसिस। अब अगर इंडस्ट्रियल एनालिसिस होगी देन क्या है कि हमने कंप्लीट कंपटीटर एनालिसिस करनी होती है कि हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट कैसा है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं, कैसी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ कैसी यूज़ कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए हैं, ये सारा हमारा कंपटीटर एनालिसिस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एनालिसिस जो है वो क्या है कि प्राइमरी कंपटीशन उनका कैसा है, उनको ऑर्गेनाइजेशन को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उनका जो कंपटीटर है उसका क्या स्टेटस है, वो कैसे वो अपने स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रही है टू इंक्रीज देयर मार्केट, ठीक है ना। ओके, हमने ये पढ़ लिया मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।